रोजगार विद सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छी लेवल का प्रैक्टिस सेट है। इसमें सभी लोग देखेंगे मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि अगर इसमें से अच्छा रिस्पॉन्स अगर आपका रहा तो ये मान लो आपका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। जो इसमें क्वालिफाइड हो गया तो वो समझ ले 100% सिलेक्शन। चलते हैं प्रश्न की ओर। हाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। ये पूछ रहा है कि दक्षिणी भाग में तो पेंजिया है, उत्तरी भाग में कौन सी भूमि है? अंगारा भूमि के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए यूरेशियाई प्लेट है, ऑप्शन बी टेथिस सागर, ऑप्शन सी भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, या फिर ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड, गोंडवाना भूमि। इसका सही आंसर है गोंडवाना भूमि, क्योंकि भारत, अफ्रीका, श्रीलंका आदि ये किसके हिस्सा है? सभी गोंडवाना भूमि के हिस्सा है। तो उत्तरी भाग में कौन सा हुआ? उत्तरी भाग को बोलते हैं पेंजिया, दक्षिणी भाग को पेंजिया बोलते हैं और दक्षिणी भाग को अंगारा भूमि। अंगारा भूमि का हिस्सा है गोंडवाना लैंड, यानी गोंडवाना भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता है। काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी सिंगूर का पठार, ऑप्शन डी रोहतास का पठार। तो इसका सही आंसर है दक्कन का पठार, यानी दक्कन ट्रैप। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? डेक्कन ट्रैप की उत्पत्ति हुई है ज्वालामुखी के कारण। ज्वालामुखी बना और ज्वालामुखी से डेक्कन ट्रैप बना। यहाँ कैसी मिट्टी पाई जाती है? विशेष तौर पर यहाँ काली मिट्टी का क्षेत्र है, काली मिट्टी पाई जाती है, पठार है, पहाड़ी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये पूछा जाएगा चिल्का झील कहाँ पर है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा राज्य में है, चिल्का झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। के दक्षिणी ओर स्थित है, यानी चिल्का झील के दक्षिणी ओर क्या स्थित है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए वैतरणी डेल्टा, ऑप्शन बी ब्रह्माणी डेल्टा, ऑप्शन सी बुधबलंगा डेल्टा, या फिर ऑप्शन डी महानदी का डेल्टा। इसका सही आंसर है महानदी का डेल्टा। महानदी डेल्टा है इसके दक्षिण ओर। किसके दक्षिण ओर? चिल्का झील के दक्षिण ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंकेट ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु कौन सा कानून पारित किया? मैं पारित किया मतलब लॉर्ड विलियम बेंकेट गवर्नर जनरल थे उस समय, और सती प्रथा को समाप्त करने के लिए उन्होंने कानून पारित किया था। उस समय समाज सुधारक थे। कौन समाज सुधारक? अपने राजा राम मोहन राय। उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। तो इस सती प्रथा को कब समाप्त किया, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी थे। खाली जगह में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो गठन किया गया, तो इसका सुझाव किसने दिया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ का सुझाव किसने दिया था? सुझाव दिया था हमारे अपने दादा भाई नेहरू जी ने दिया था सुझाव। लेकिन कब दिया था? इसका सही आंसर है 1884 में। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने? यानी सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन ए 1932 में, 1938 में, 1941 या फिर 1943। इसका सही आंसर है 1938 में। महात्मा गांधी जी कब बने थे? महात्मा गांधी जी बेलगांव अधिवेशन। तो महात्मा गांधी जी कब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने? 1924 में। और सुभाष चंद्र बोस जी 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली जगह ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी
के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? कब पराजित किया था? ऑप्शन ए 1609, ऑप्शन बी 1610 में, ऑप्शन सी 1612 या फिर ऑप्शन डी 1618। इसका सही आंसर है 1612। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 प्रलेख यानी डॉक्यूमेंट में सामग्री की तालिका प्रविष्ट कराने के लिए आपको मेन्यू टैब पर जाना होगा। किस पर जाना होगा, यानी कौन से मेन्यू टैब पर जाना होगा? ऑप्शन लेआउट मेन्यू टैब, ऑप्शन बी डिज़ाइन या रेफरेंस, या फिर ऑप्शन डी इंसर्ट मेन्यू। कौन सी मेन्यू पर जाना होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए? इसका सही आंसर है रेफरेंस मेन्यू टैब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी केंद्रीय वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, या फिर ऑप्शन डी संबंधित बैंक का प्रबंधन। जो क्षेत्रीय बैंक होती हैं, सार्वजनिक बैंक यानी क्षेत्रीय बैंक होती हैं, उसके अध्यक्षों का चयन कौन करता है, उनका अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है? ऑप्शन ए कॉर्पोरेट कार्यालय मंत्रालय, ऑप्शन बी वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी वाणिज्य मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। इसका सही आंसर है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। इसका काम होता है कि गंभीर धोखाधड़ी की पर नियंत्रण रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है? पहले ये बताएं, विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज की थी किसने? फंक ने। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में। राइबोफ्लेविन, ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B6, या फिर ऑप्शन डी विटामिन B12। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन नाम है, और B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। B6 का है पायरिडॉक्सिन, और B12 का है साइनोकोबाल्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1784 में निम्न में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? बहुत पूछा जाता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स ने, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो प्रथम, या फिर ऑप्शन डी सर जॉन सोर्न। इसका सही आंसर है सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट का सामान्य क्या नाम है? इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए बुझा हुआ चूना, ऑप्शन बी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऑप्शन बी POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, या एस्बेस्टस। इसका सही आंसर है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का नाम है कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी को, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा जी को, या फिर आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन डी है शरद चंद्र बोस। अस्थायी तौर पर अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अगर पूछा जाता है, स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए, लेकिन पूछा गया है अस्थायी। अस्थायी का क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमर पैमाने के द्वारा निम्न में से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए चाल, प्रत्यास्था, लंबाई, या फिर तापमान। रोमर पैमाने से क्या मापा जाता है? इसका सही आंसर है तापमान। टेम्परेचर को रोमर पैमाने से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का पहला शासक कौन था? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, रामगुप्त, या फिर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य का पहला शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। अगर ये पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की, अगर स्थापना के बारे में आता है तो इसका आंसर होना चाहिए श्रीगुप्त। लेकिन पूछा गया है कि पहला प्रतापी शासक, गुप्त वंश का पहला शासक, तो चंद्रगुप्त प्रथम था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत यानी उपाधियां प्रदान करने से रोकता है, यानी उपाधियों का अंत करता है, उपाधियां देने से मना करता है? कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत किया जाता है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे पुलिस में उपाधियाँ दी जाती हैं, या भारत रत्न में पद्म भूषण पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाता है। इनको छोड़कर सभी उपाधियों का अंत करता है अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा वन्य पक्षी और वन्य संरक्षण अधिनियम लागू किया जाता है? ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1912 या फिर ऑप्शन डी 1976। यानी ब्रिटिश सरकार की बात हो रही है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ब्रिटिश सरकार ने वन्य पक्षी और पशु संरक्षण के लिए एक्ट लागू किया था, ये किया था 1912 में। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यानी भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, तो भारत सरकार के द्वारा आया था 1972 में। 1972 में आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या कहता है कि जितने भी जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको मारने से रोकना, उनका शिकार करने से रोकना। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी कोशिका, ऑप्शन सी नाभिक या फिर ऑप्शन डी ऊतक। जीवन की मूलभूत इकाई संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई दोनों कौन सी है? इसका सही आंसर है कोशिका। लेकिन कई कोशिकाएं मिलकर, एक जैसी कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं ऊतक। ये ऊतक का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार कई ईंटों से मिलकर मकान बनता है, उसी प्रकार कई कोशिकाएं मिलकर शरीर का निर्माण करती हैं। यानी कई कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं ऊतक, और कई ऊतक मिलकर बनाते हैं कोई अंग, और अंगों से बनता है शरीर। तो इस प्रकार जीवन की मूलभूत इकाई किसे माना गया है? कोशिका। यानी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका। प्लीज़ चैनल को सभी लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष सिरोही लिली महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी सिक्किम या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। सिरोही लिली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सही आंसर है इसका मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताओ। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी WC बनर्जी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, और इसके पहले अध्यक्ष थे कौन से? WC बनर्जी। यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1853 में अंग्रेजों ने भारत का रेल मार्ग कहाँ बनाया जहाँ पहली ट्रेन चली? यानी सबसे पहला रेल मार्ग बनाया, और जहाँ सबसे पहली ट्रेन चली कहाँ से कहाँ तक चली? इसका तो सही पता होगा आंसर, मुंबई से थाने के बीच चली थी। क्लियर डेट है 1853, यानी ये है 16 अप्रैल 1853। एग्जैक्ट डेट इसकी 16 अप्रैल 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया? ऑप्शन ए झांसी राज्य के युद्ध करने के लिए, ऑप्शन बी झांसी राज्य को हड़पने के लिए, ऑप्शन बी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को गिरफ्तार करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई को प्राणदंड देने के लिए। तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति क्यों इस्तेमाल किया? इसका सही आंसर है झांसी राज्य को हड़पने के लिए। हड़प नीति में क्या था? इसमें था कि अगर कोई शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई वारिस नहीं है, तो उसकी जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो कंपनी के हाथ चली जाएगी, कंपनी में शामिल कर ली जाएगी। ये लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी। तो झांसी के राजा थे गंगाधर राव। गंगाधर राव के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने ये नीति बनाई कि कोई भी शासक जिसके कोई संतान नहीं है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है
तो उसकी प्रॉपर्टी कंपनी के हाथ में चली जाएगी, यानी उसका राज हड़प लिया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, झांसी राज को हड़पने के लिए यह नीति इस्तेमाल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन बी हामिद अली खान, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या फिर ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। इसका सही आंसर है सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पहले तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पहले इसका क्या नाम था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय सुधारकों द्वारा आरंभ किए गए सीधे आक्रमण से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के उन्मूलन का नेतृत्व किया था? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से माउंटबेटन योजना के मुख्य बिंदु कौन से थे? कथन 1 है, पंजाब और बंगाल विधानसभाएं विभाजन के साथ स्वतंत्रता के लिए मतदान करने हेतु हिंदू मुसलमानों के 2 समूहों में मिलेंगे। कथन 2 है, सिंधु पाकिस्तान का भाग होगा। कथन 3 है, NBWFP पाकिस्तान का हिस्सा होगा, जबकि बंगाल का सिलहट जिला भारत का हिस्सा होगा। कथन 4 है, विभाजन होने पर 2 स्वतंत्र देशों और 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। इसका कौन सा कुछ आंसर सही? इसका सही आंसर है पंजाब और बंगाल विधानसभा विभाजन के साथ स्वतंत्रता के लिए मतदान करने हेतु हिंदू मुसलमानों को 2 समूहों में बांट दिया गया। ठीक, और चौथा इसका सही है, विभाजन होने पर 2 स्वतंत्र देशों और 2 विधानसभाओं का निर्माण किया जाएगा। ये माउंटबेटन योजना थी। माउंटबेटन योजना आई थी 3 जून 1947। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना क्यों आई थी? सिर्फ ये बंटवारा करने के लिए, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करने के लिए माउंटबेटन योजना आई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट और फोर्थ इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? मैंने पहले ही बताया था कि एक प्रैक्टिस है, थोड़ा अच्छी लेवल का है, क्वेश्चन थोड़े कठिन लगेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, इनको भी पढ़ना है आपको। पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई किस शैली किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है पंजाब में। कौन सी एक शैली? फुलकारी कढ़ाई शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत उपभोग प्रवृत्ति है क्या है? ऑप्शन ए प्रति इकाई आय पर बचत, ऑप्शन बी प्रति इकाई आय पर उपभोग, ऑप्शन सी प्रति इकाई आय परिवर्तन पर बचत में परिवर्तन, ऑप्शन डी प्रति इकाई आय परिवर्तन पर उपभोग में परिवर्तन। इसका सही आंसर है प्रति इकाई आय पर उपभोग। अर्थात ये कह रहा है कि आप कितनी आय है और आप कितना खर्च कर रहे हैं। इससे जनसंख्या में भुखमरी कैसे नापी जाती है, मतलब कितना उसने इनकम की और कितना खर्च किया, इस तरीके से भी हंगर इंडेक्स इन भुखमरी को नापा जाता है। तो इसका औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? प्रति इकाई आय पर उपभोग, कितना आपने उपभोग किया, कितना खर्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है? ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए G20, ऑप्शन ए G7, ऑप्शन बी G20, ऑप्शन सी आसियान, या फिर ऑप्शन डी यूरोपीय संघ। क्योंकि यूरोपीय संघ का हो नहीं सकता है, आसियान G20 का भी नहीं है, G20 का अकेला है, क्योंकि G20 समिट अभी हुआ था कहाँ? दिल्ली में। तो किसका वैश्विक आर्थिक समूह किसका भाग है? G20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या फिर ऑप्शन डी सभापति या स्पीकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अगर उसको पद से हटाना है। तो ये राष्ट्रपति पर हटाने के लिए, महाभियोग लगाने के लिए किस आर्टिकल में दिया गया है?
इसका प्रावधान आर्टिकल 61 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटा क्या है। ऑप्शन ए, ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियां उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती हैं। ऑप्शन बी, सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि। ऑप्शन सी, राजस्व घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा उधार ली गई धनराशि। ऑप्शन डी, विनिमय दर में गिरावट जिससे अन्य मुद्राओं की तुलना में मुद्रा का मूल्य घट जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन ही रखा मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करें। राजकोषीय घाटा क्या है बताएं। राजकोषीय घाटा का मतलब ये होता है कि राज्य के अंदर कुल कितनी आय हुई और उसने कितना खर्च किया। ठीक, अब क्या होता है कि खर्च, सरकार जितनी आय होती है उससे ज़्यादा खर्च करती है, खर्च हमेशा उससे ज़्यादा करती है। तो जब खर्च ज़्यादा करेगी तो पैसा कहाँ से आएगा, उसी को बोलते हैं राजकोषीय घाटा, क्योंकि इनकम कम होती है और खर्च ज़्यादा करती है सरकार। जब खर्च ज़्यादा करेगी तो क्या होगा कि राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए सरकार उधार राशि लेती है आरबीआई से। राजस्व घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा उधार ली गई धनराशि को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सरफेस मल्चिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए, यांत्रिक और कृषि विज्ञान मृदा तथा जल संरक्षण। ऑप्शन बी, वाटर शेड आधारित प्रबंधन प्रणाली। ऑप्शन सी, संसाधन संरक्षण तकनीकें, या फिर ऑप्शन डी, टंकियों के जरिए जल संचयन। सरफेस मल्चिंग, इसका अर्थ ही होता है, शाब्दिक अर्थ होता है कि ये मृदा में जल का संरक्षण करती है। यांत्रिक और कृषि विज्ञान मृदा तथा जल संरक्षण, ये मृदा में नमी को बनाए रखता है, सरफेस मल्चिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीकरण और नाइट्रेट निक्षालन क्या है। अम्लीकरण और नाइट्रेट निक्षालन क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मृदा में रसायन के रिसाव की प्रक्रिया। अम्लीकरण और नाइट्रेट निक्षालन क्या है, मृदा में रसायन की रिसाव की प्रक्रिया को कहते हैं अम्लीकरण और नाइट्रेट निक्षालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी निर्धारित पंक्ति पद्धति के बिना एक ही समय पर दो या दो से अधिक फसलें उगाने की विधि को क्या कहते हैं। ये तो क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा। ऑप्शन ए, मिश्रित खेती। ऑप्शन बी, अनुक्रम खेती। ऑप्शन सी, अंतर खेती। या फिर ऑप्शन डी, रिले या रैतून खेती। इसका सही आंसर है मिश्रित खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण के द्वारा होती है, बताओ। इसका सही किसके द्वारा होती है। ऑप्शन ए, बातुड़ मृदा द्वारा। या फिर ऑप्शन बी, मिश्रोड़क मृदा। ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। या फिर ऑप्शन डी, हिमनद मृदा। यानी गुरुत्वाकर्षण विधि के द्वारा होती है। इसका सही आंसर है मिश्रोड़क मृदा। बातुड़ मृदा की ढुलाई कैसे होती है। बातुड़ मृदा कैसे इकट्ठी होती है, ये हवा के द्वारा होती है। हवाएं चलती हैं तेज और कहीं जाकर इकट्ठी हो जाती है, तो बोलते हैं उसको बातुड़ मृदा। जलोढ़ मृदा कैसे होती है, ये जल के द्वारा होती है। जैसे नदी में बाढ़ वगैरह आई और वहाँ जल छोड़कर चली गई, मिट्टियाँ छोड़कर चली गई, तो ये बोलते हैं उसे जलोढ़ मृदा, यानी जल के द्वारा छोड़ी गई मृदा। और हिमनद मृदा, जैसे पहाड़ों पर बर्फ़ जमी है और धीरे बर्फ़ के साथ मिट्टी भी आती रहती, जमा होती रहती है, उसको बोलते हैं हिमनद मृदा। लेकिन यहाँ पूछा गया गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, इसका सही आंसर है मिश्रोड़क मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों के अंतिम समूह में बैक्टीरिया और कवक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। खाद्य श्रृंखला के अंतिम समूह में बैक्टीरिया और कवक होते हैं फाइनल में जाके, जिन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए, अपघटक। ऑप्शन बी, उत्पादक। ऑप्शन सी, मांसाहारी। या फिर ऑप्शन डी, शाकाहारी। सबसे अंतिम में होते हैं अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अपघटक में क्या आते हैं, बैक्टीरिया और कवक। उत्पादक हो नहीं सकते हैं, मांसाहारी, उपभोक्ता हम चले जाएंगे, तो उसका सही आंसर है अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या वृद्धि दर के कार्य हैं। ऑप्शन ए, केवल प्रजनन और प्रवासन। ऑप्शन बी, केवल प्रजनन और मृत्यु दर। ऑप्शन सी, केवल मृत्यु दर और प्रवासन। ऑप्शन डी, प्रजनन, मृत्यु दर और प्रवासन। इसका सही आंसर है प्रजनन, मृत्यु दर और प्रवासन। ये जनसंख्या वृद्धि दर के कार्य हैं। इन पर कंट्रोल, जनसंख्या वृद्धि दर को अगर रोकना है तो प्रजनन, मृत्यु दर और प्रवासन, इस पर कंट्रोल किया जाए।
किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम प्रश्न रहेगा, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए बृहस्पति का, ऑप्शन बी मंगल का, ऑप्शन सी शुक्र ग्रह, या फिर ऑप्शन डी अरुण ग्रह। तो सौरमंडल का कोई उपग्रह नहीं है, तो इसका सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो किस ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है? तो इसके 2 ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है। दोनों ग्रहों के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को बेस्ट ऑफ लक।